नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के बाद वापस भारत लौट रहे हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की तो कई मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच में कैसे दोनों देश मिलकर काम करेंगे, क्या है पीएम मोदी के इस दौरे में खास, इस विषय पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, आतंकवाद पर दोनों देश का पाक को सख्त संदेश, आतंकी तहव्वुर राणा आएगा भारत। ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कथित संबंधों को लेकर बीजेपी हमलावर। गोगोई पर पाकिस्तान उच्चायोग के इशारे पर समुद्री सुरक्षा पर सदन में सवाल पूछने का आरोप, गोगोई का इनकार। RBI ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध, खाते से पैसे निकालने समेत कई पाबंदी, लेकिन लॉकर ऑपरेट करने की छूट। बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी के चलते हुआ फैसला। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी गिरावट। जनवरी में थोक महंगाई दर घटकर पहुंची 2.31% पर। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों की कीमतों में गिरावट से कम हुई महंगाई। महाकुंभ में सनातन धर्म का विराट दर्शन, श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार। मेला क्षेत्र में 300 सफाई कर्मियों की टीम ने 3 अलग अलग घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता करके शुरू की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की अपनी प्रक्रिया। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और खबर पे बात प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत और अमेरिका पूरी तरीके से साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में आतंकवाद के खात्मे पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने 26/11 और पठानकोट के आतंकी हमलों के गुनहगारों को सजा देने के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने की भी बात कही है। भारत अमेरिका का संयुक्त बयान, दहशत में आया पाकिस्तान। आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले तो उनके बीच बातचीत में एक बड़ा मुद्दा था आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से साफ कहा कि वो 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास में तेजी लाए। ट्रंप ने इस नृशंस हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक को भारत प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने भी इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद देने में देरी नहीं की। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में आरोपी है और भारतीय एजेंसियों को उसकी तलाश है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। मुंबई के 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक राणा
पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा है। दोनों नेताओं की बैठक से ये साफ हो गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। दोनों नेताओं ने 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकी समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद के वैश्विक खतरे से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया, ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने तथा ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनके सरजमी का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाए। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के साझा बयान को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के विपरीत बताया है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों और बलिदानों को नजरअंदाज किया गया है। अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद के मसले पर उसकी पोल खुल चुकी है और अब इस मामले में उसका दोहरा रवैया नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मशहूर वकील और बीजेपी के नेता उज्ज्वल निकम भी कह रहे हैं इस मामले पर कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद मुंबई आतंकी हमले के अलावा भी और कई राज हैं जिसका खुलासा हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे भारत की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि मुंबई की जेल राणा के लिए तैयार है। वहीं शिवसेना ने राणा के प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की जीत बताया। आप भी सुनिए किस लोगों ने कि इस मुद्दे पर क्या क्या कहा। तहव्वुर राणा जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सभी भारतवासी ये चाहते थे कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, हम पर हमला करने वाले इस मास्टरमाइंड को भारत को सौंपा जाए, क्योंकि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हमारा अपराधी ये अपनी सजा पाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इससे तहव्वुर राणा को लाने से कई राज ऐसे खुल सकते हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है। पहला राज तो यह है कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल थे। पाकिस्तान के आर्मी में तहव्वुर राणा डॉक्टर करके काम करता था, उसके बाद उसको ये आतंकवादियों से जुड़ा गया और उसने ही डेविड हेडली का जो इमिग्रेशन सेंटर जो 26/11 के हमले के पीछे बम्बई में खोला था, उसके ही वजह से, उसके इन्फ्लुएंस से उसने खोला था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की और मोदी सरकार ने जो बातचीत की है उसे बड़ी सफलता मिली है। ये मोदी जी की विदेश नीति की सफलता है और मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिलेशन है उसकी ये अंजाम है। और मुझे लगता है कि जो 26/11 में शहीद हुए हैं हमारे जवान, हमारे देशवासी, उनको और उनके परिवार को अब जल्द ही न्याय मिलेगा। तो तहव्वुर राणा 26/11 का गुनहगार, उसको भारत के वापस आने की खबर हो या फिर आतंकवाद के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की खरी खरी पाकिस्तान को हो, यह अपने आप में बड़ी खबर है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर SR तायल जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी हैं जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तायल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 26
26/11 के गुनहगार को भले ही बहुत वर्ष हो गए, 2008 का ये पूरा मामला है, 2025 में अब जाके एक तरीके से सहमति बनी है, भले ही इतना वक्त लगा, लेकिन रणनीतिक रूप पर मौजूदा सरकार की इस कूटनीतिक जीत या पहल को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इनका पहला टर्म भी देखें तो ये पाकिस्तान की असलियत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने पूरी एड, अगर हम याद करें, पाकिस्तान को जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले दे रहा था उसको रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पाकिस्तान एक दोगली नीति अपनाता है। उस समय उनका ध्यान अफगानिस्तान की तरफ अधिक था। पर अब जो जिस तरह से देखिए पाकिस्तान 2008 से ये घुमा रहा है और किसी अपराधी को वहाँ सजा नहीं हुई है, कुछ दिन के लिए बंद किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर बंद किया गया, क्योंकि वो तो सब उन्हीं के लोग हैं। तो तहावुर राना का यहाँ आना और उसका जो इंटरोगेशन होगा जी, उस जो लिंक आईएसआई के साथ है, पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के साथ है, मुझे लगता है उस तरफ कुछ इशारा मिलेगा। और ये जो उन्होंने गोली तो नहीं चलाई, पर पूरा प्लानिंग उन्होंने की। डेविड कोलमैन ने यहाँ आकर सब फोटोग्राफ लिए कि कहाँ कहाँ हमला करना है, पूरी प्लानिंग में ये शामिल थे। तो जो सबसे पहले आईएसआई ने जो प्लानिंग की होगी इस्लामाबाद में बैठ के और रावलपिंडी में बैठ के, उसके ये पार्ट थे और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, डेविड कोलमैन को ट्रेन किया और फिर यहाँ पर भेजा। तो मैं समझता हूँ इनका आना, इस पे जो बहुत पर्दे पड़े हुए हैं, जो दुनिया को पता है कि क्या है, पर अगर ये कुछ गवाही देंगे और बताएंगे कि किस तरह आईएसआई के और पाकिस्तान के अधिकारी और वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंट्स डायरेक्टली इस पूरी साजिश में शामिल थे, हिस्सा थे। और सर ये भी पता लग सकता है कि किस तरीके से नई जानकारियां भी निकल के आएंगी कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों का पूरा हाथ था इसमें। एडमिरल सिन्हा, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य में सीधे तौर से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया आतंकवाद को लेकर, और सिर्फ 26/11 ही नहीं बल्कि पठानकोट जैसे हमलों को लेकर भी सीधा संदेश दिया गया है, और पाकिस्तान की सरजमी पे पल रहे आतंकी समूहों को लेकर उस पर भी संदेश। किस तरीके से देखा जाए इस नए दोस्ती के, इस मुलाकात के बाद इस संदेश को? अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्येंद्र, और आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। देखिए, ये पता है भारत की एजेंसीज को कि ये राणा आईएसआई का फ्रंट पर्सन था और उनकी देखरेख में ये पूरी प्लानिंग हुई। उनके साथ उन्होंने डेविड हेडली को रखा था साथ में, और ये बिल्कुल मास्टरमाइंड है इसके। तो आपने जैसा कहा, ये कई चीज़ों के बारे में इनके साथ पता लग सकता है। हमारे पास और भी कई सबूत हैं, सिर्फ वहीं नहीं बल्कि बम्बई में बम अटैक और कहीं कहीं जो हुआ है, अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो उस सब के बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। समय तो लगेगा, लेकिन जो कसब ने एक दिया था बयान, उन सब चीज़ों का अभी बहुत महत्व हो जाएगा, क्योंकि उससे लिंक करके जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इनसे ज़रूर प्रश्न करेंगी। दूसरी बात यह है कि ये 16 साल जरूर हो गया, लेकिन केस बंद नहीं हुआ है अरिंद्र, वो केस अभी तक खुला हुआ है। बिल्कुल। तो जब तक इसमें हर आदमी को पनिशमेंट नहीं होता है तो तब तक तो ये केस हमारे कोर्ट में चलता रहेगा। तीसरी बात आपने कही प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से उनका काफ़ी पर्सनल रिश्ता भी है, वो उनको काफ़ी अपने नज़दीकी समझते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो उस समय भारत की खुफिया एजेंसीज ने उनको खोजने में, उनके जो गुनाहगार थे उनको खोजने में काफ़ी मदद की थी। हमारे पास जितनी भी एविडेंस थी हमने उनके साथ शेयर किया था जी। तो ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी जानती है कि भारत खुफिया एजेंसी के पास इस मामले में बहुत ज़्यादा इनके पास समाचार है, बहुत ज़्यादा खबर है, इनके पास काफ़ी चीज़ें पता हैं, क्योंकि पाकिस्तान बगल में है, अफगानिस्तान बगल में है, उनकी जो वार्तालाप होती है उसको हम जान सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक वो भी कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल दिल खोलकर उनका सपोर्ट किया है। और आप देख लीजिए, पाकिस्तान अभी जो कहे, इसकी जब सुनवाई होगी तो उनकी और पोल खुलेगी। बिल्कुल, और पोल खुलती नजर आएगी अमजद आयल, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और शुरुआती समय में प्रधानमंत्री की यात्रा ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन
इस यात्रा में इस दोस्ती से आपसी सहयोग और आपसी समझ को, रणनीतिक जो साझेदारी है उसका भी जिक्र आया है। तो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, आतंकवाद जैसे मसले को लेकर बात हो, इस प्रकार की जो एक बृहद समझ है, जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को और ये जो संदेश दिया है दोनों नेताओं ने उसको? इंटेलिजेंस शेयरिंग तो मैं समझता हूँ पहले से भी चल रहा था। पिछले 10 वर्ष में काफ़ी देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री की 10वीं यात्रा है अमेरिका की, और हर बार जब भी वो गए हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे, और अब इस बार फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और इंटेलिजेंस की तरफ से भी देखेंगे, हमने जो देखा, मेरा भी जो तजुर्बा है, जनरल साहब का भी होगा, कि कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे के लोग जो हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट में हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, या CIA वगैरह में, कुछ वो पाकिस्तान के साथ इतना मिलजुल के पास्ट में काम कर चुके हैं अफगानिस्तान वगैरह के संदर्भ में, कि वो छोड़ देते हैं। मतलब उनको तो पता है कि क्या पाकिस्तान कर रहा है, पर उसको किसी तरह उनके खिलाफ कोई कठिन कार्रवाई नहीं करते हैं। पर राष्ट्रपति ट्रंप की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आए हैं, वो बाहर से आए हैं। वो हर चीज को बिल्कुल काला सफेद देखते हैं और देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो और एस्टेब्लिशमेंट तो वो खिलाफ है ही, वो तो आए ही इसी मुद्दे पर है। तो इसलिए जो उनको जब बिल्कुल ठीक उन्होंने समझा है कि टेररिज्म अभी भी पाकिस्तान से आ रहा है, और 2008 का जो हुआ जिसमें मेरे ख्याल से 15-16 अमेरिकन नागरिक भी उसमें शहीद हुए थे, तो उनको सबको सजा मिलनी चाहिए जो भी उसमें शामिल थे। और तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ये प्रत्यार्पण किया, जिसकी कोशिश हम पिछले कम से कम 7-8 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। एडमिरल सिन्हा, आपको लगता है कि एक समझ का आगे बढ़ना भारत अमेरिका की इस पूरे रक्षा सुरक्षा के मामलों को लेकर, पठानकोट का भी जिक्र होता है, जो पाकिस्तान के अंदर तंजीमें पनप रही उसका भी जिक्र होता है, हर प्रकार के आतंकवाद को खात्मा करने पे आगे बढ़ने की बात होती है। ये जो एक मैसेजिंग होती है, ये सिर्फ 2 देशों और वहाँ की आवाम नहीं बल्कि दुनिया के अन्य लोगों के लिहाज से भी होती है। उस मैसेजिंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब ये समझौता और जब ये एग्रीमेंट और ये समझ दोनों देश के जो सबसे प्रमुख नेता लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, ऑलमोस्ट हेड्स ऑफ देयर स्टेट, जब इनके बीच समझौता होता है और इनका जब आदेश होता है, तो जितनी एजेंसियां हैं उसके नीचे वो सब बराबर स्पीड से काम करने लगती हैं। उस समय उनके पास अगर कोई भी किसी भी तरह की सबूत उनके पास है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति अपनी नज़र रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन पर नज़र रखेंगे। आपको अभी याद होगा कि सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलने आए थे हमारे प्रधानमंत्री से, तो उसके भी कई कारण होते हैं, उनसे क्या बातचीत हुई ये सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में होगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ने जल्दी जल्दी विदाउट हेजिटेशन उन्होंने ये सब जो घोषणा की है, इसका मतलब होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं जी। और देखिए, तुलसी गबार्ड भी आई जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। तो ये तीनों का, इन दोनों का प्रधानमंत्री से आकर मिलना, और जो कि प्रोटोकॉल से थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो मैं समझता हूं कि ये खास बात है। खास बात करने के लिए ही वो प्रधानमंत्री से कुछ चीजों के बारे में डायरेक्ट टॉक करना चाहते हैं। बिल्कुल, बातचीत की हर चीज जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बहुत शुक्रिया एडमिरल सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। एम्बेसडर तायल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और विषयों पर भी हम खबर दिखाते हैं, उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में रक्षा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विस्तार से चर्चा की। अमेरिका भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत हो गया है, तो दोनों देश रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने पर भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका पहले भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से ये सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग पर पाकिस्तान परेशान भी दिखाई दे रहा है। मोदी ट्रंप फिर साथ, नए युग का आगाज, पाकिस्तान हुआ परेशान। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में अन्य मुद्दों के साथ रक्षा संबंधों पर खास जोर रहा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समेत अन्य रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देगा। दरअसल ट्रंप ने भारत को जिस F-35 स्टेल्थ विमान की बिक्री का प्रस्ताव दिया है, जिसे अब तक केवल सहयोगी देशों और नाटो देशों को बेचा गया है, F-35 जेट विमानों को दुनिया में सबसे घातक, टिकाऊ और कनेक्टेड लड़ाकू विमानों के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे महंगा विमान माना जाता है। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा रहा है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर $82.5 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। यह एडवांस फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो एक बार में 2800 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। जानकारों की माने तो F-35 की खरीद का निर्णय दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है और इससे एक गहरे साझेदारी की संभावना भी बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा कि दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के साझा बयान में रक्षा सहयोग की मजबूती पर जोर है। बयान की बात करें तो दोनों देश 21वीं सदी में प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूती के साथ ही वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस में मजबूत सैन्य सहयोग पर सहमत हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी भारतीय सेनाओं की तैनाती होगी तो साथ ही नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा हुई है। रक्षा औद्योगिक सहयोग के मजबूती पर जोर दिया गया है तो साथ ही अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री व सह उत्पादन का विस्तार करेगा। अमेरिका ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए भारत में जेवलिन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए इस वर्ष नई खरीद और सह उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की। साथ ही 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों की भी खरीद होगी। वायु रक्षा मिसाइल, समुद्री प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी होगी तो साथ ही भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर नीति की समीक्षा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग पहले से ही रहा है और भारत अमेरिका से हथियारों की खरीद भी करता रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद ये तय हो गया कि अब ये रक्षा संबंध और मजबूत होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो तमाम विषयों पर दोनों नेताओं में विस्तार से बात हुई और भारत अमेरिका के लिहाज से ये यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद खास है। इसी पे हम चर्चा भी आगे करेंगे। इससे जुड़ा विशेष भी हमारा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मोदी ट्रंप की मुलाकात, ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक हुई बात, क्योंकि हर विषयों पर बात हुई है और तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बात हुई है। और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एम्बेसडर SR तायल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। एडमिरल सिन्हा, शुरुआत इस विषय को आपसे समझना चाहेंगे कि F-35 विमान, लड़ाकू विमान, ये अब भारत को मिलने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। ये लड़ाकू विमान क्यों बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में और इसके मिलने के मायने क्या है? अरेंद्र, देखिए, अभी जितने भी फाइटर जहाज अभी उड़ रहे हैं दुनिया में, इसे सबसे एडवांस्ड माना जाता है। ये तो स्टेल्थ है, जैसा आपके ब्यूरो रिपोर्ट ने बताया कि ये रेडार पर बहुत मुश्किल से पेंट करता है। एक बात हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये इसकी जो मारक क्षमता है 2800 किलोमीटर तक, और ये जो वेपन्स कैरी करता है वो काफ़ी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। 2 चीज़ें हैं सिर्फ। ये तो ये है कि बहुत महंगा है, और अभी जो 10 वर्ष का जो एक दिया गया है रक्षा क्षेत्र के रक्षा उत्पादन के सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा। और हम जो ऑलरेडी जो विमान हमारे पाइपलाइन में हैं, देखा जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत होगी और कब तक हमें ज़रूरत होगी। तो ये थोड़ी सी लंबी दूरी का है, लेकिन ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति ने इसका जो सेल है उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, प्रपोज किया भारतवर्ष को, उन्होंने पेश किया है कि आप इसे खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक ये बात है। दूसरी बात, जो बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, तो ये देखिए, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी है हमारे 2 देशों का। तो वो ट्रेड इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो लेना पड़ेगा उनसे। अब P-8I की बात कही, P-8I हम ऑलरेडी हमारे पास 12 जहाज हैं,
और ऑलरेडी प्रपोजल है हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 12 जहाज और लेने की। तो 12 एक बार में शायद ना लें जी, 2 थोक में 8 और 4। ये बहुत ही एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि इसी की वजह से अभी हमारा इंडियन ओशन में जो हमारी जो एक प्रभुता बनी है, कौन कहाँ है, इस चीज को आप किसी भी समय इन विमानों से पता कर लेते हैं और उसको एक हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर हम डाल देते हैं जी। और ये चीज जो है हमें और चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 31 विमानों की आवश्यकता होगी अल्टीमेटली। जी। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम उसके नंबर्स को अभी इंक्रीज कर सकें। जी, एम्बेसडर तो तायल ये एक जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये जी। जो सहयोग है काफी महत्वपूर्ण है। जी, एम्बेसडर तायल, क्योंकि भारत पहले भी प्रयास करता रहा था, लेकिन इस प्रकार से इतने उन्नत विमानों या इतने जो बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं उन तक भारत की पहुंच असंभव नहीं हो रही थी तमाम नेगोशिएशंस के बाद में। लेकिन अल्टीमेटली इस प्रकार की एक पहुंच संभव होना और उन हथियारों का, लड़ाकू विमानों का भारत तक सुलभ होना, ये भी अपने आप में दिखाता है कि विश्वास बहाली इस तरीके से बढ़ी है और भारत वो ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अमेरिका के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, कि भारत और अमेरिका के जो भी एलाइज हैं, ट्रीटी एलाइज हैं, उनको भी जो हथियार देता था और भारत को उस लेवल के उतनी टेक्नोलॉजी के हथियार, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन प्लेन्स हों, मिसाइल्स हों, उनको देने में थोड़ा सा उनको जो हेजिटेशन था, जो वो अब खत्म हो गया। और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प के आने के एकदम बाद ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जैसा जनरल साहब ने कहा कि ये तो नेगोशिएशंस की बात है, कितने लेंगे, कब लेंगे, क्या उसका दाम होगा, कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, पर ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास एक हाईएस्ट लेवल का है और उसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और डिफेंस इक्विपमेंट भी आ जाता है। तो दोनों देश कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी मित्रता के रास्ते पर तो थे ही जी, एक विश्वास के रास्ते पर भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और जो पहलू हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा को, उसके बारे में विस्तार से बात भी करेंगे, खबर भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया
मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दरमियान ट्रेड को लेकर भी, या कहा जाए टैरिफ्स को लेकर भी, शुल्क को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। क्या वस्तु स्थिति है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से किस प्रकार से बातचीत आगे बढ़ती नजर आ रही, उसका भी जिक्र करते हैं। टैरिफ पर ट्रंप का रुख की अगर बात की जाए तो ट्रंप ने कई देशों पर लगाया है ज्यादा टैरिफ, जिसके खबर हम लगातार बीते कई दिनों से देख रहे हैं। तमाम देशों पर लगाया, व्यापार घाटे वाले देशों पर ज्यादा टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की है अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही। भारत के साथ भी है अमेरिका का व्यापार घाटा, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी तक भारत को लेकर इस प्रकार से ज्यादा टैरिफ घोषणा नहीं की है, बल्कि भारत के साथ में टैरिफ किस प्रकार से एक तरीके से बैलेंस हो सके उस पर बातचीत को लेकर सहमति जताई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि तमाम देशों के साथ एक रुख है, लेकिन भारत के साथ नरम रुख दिखाई पड़ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। हम इस वक्त सीधे रुख करते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि किसानों से बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते। मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, ठीक है, बातचीत और चर्चा आगे मत हटा दिया। विनीत जी, सिर आ रहा आपका, चला यार ऐसे नहीं करना, चुप रखो भाई, आगे नहीं। और किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी, दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। किसानों के मुद्दे के बारे में विचार विनिमय होने के बाद हमने भारत सरकार के उनका जो कुछ भी मुद्दा है, डिमांड है, हमने पूरा शांति से 2.5 घंटे से ज़्यादा सुना। और भारत सरकार अभी किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कदम उठाया है, कितना खरीदी हुआ है, कितना बढ़त हुआ है, ये सब हमने बजट में बढ़त हुआ है, सब हमने डिटेल में बताया। और 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। वो किसान संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव भी इसके ऊपर अपने जो सहमति है वो सहमति जारी की है। भारत सरकार की ओर से उस दिन शिवराज जी, मैं और जो ज़रूरत है ऐसे अधिकारी सहित हम उस दिन इधर आएंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो कि चंडीगढ़ में किसानों से उनकी मांगों पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा लगभग 2.5 घंटे तक उनके साथ ये बातचीत हुई, जहां पे किसानों ने अपनी बात रखी। तो वहीं केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के माध्यम से किसानों और खेती के लिहाज से क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए उसका जिक्र किया। लेकिन बातचीत का जो अगला दौर है 22 तारीख के लिहाज से, उस दिन भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका जिक्र या इसकी घोषणा एक तरीके से प्रहलाद जोशी ने की है। हम अपनी वापस खबर पर लौटते और हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर, जहां पर अमेरिका की तरफ से तमाम देशों पर टैरिफ लगाया गया है, बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया उनके तमाम सामानों पर। लेकिन भारत के प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति का रुख नर्म है और वो बातचीत के माध्यम से इस पूरे इशू को सुलझाने के लिए
तत्पर है। लेकिन भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते के लिहाज से अगर बात की जाए, जो कि दोनों देशों के बीच में हुआ है प्रधानमंत्री की इस मौजूदा यात्रा के समय, उसकी क्या बड़ी बात है उसका भी जिक्र करते हैं। 2025 के अंत तक व्यापार समझौते का पहले चरण को पूरा करने पर सहमति बनी है और इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों की टीम मिलकर इस पर काम करेगी। तो ये इस साल के अंत तक होना है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को सालाना $500 अरब का ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक तरीके से दोगुना करने या उससे भी ज्यादा का लक्ष्य एक प्रकार से रखा गया है। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। टैरिफ और बाजार पहुंच पर होगी व्यापक चर्चा, यानी कि टैरिफ किस तरीके के रखा जाए और दोनों देशों के सामानों को एक दूसरे के देशों में बाजार तक पहुंच मिल सके, उपलब्ध हो सके, उस पर विस्तार से बात होगी। भारत अमेरिका से करेगा अधिक तेल गैस का आयात, यह भी एक तरीके से समझौता हुआ है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा होगा कम, क्योंकि जब भारत ज्यादा सामान खरीदेगा, तेल गैस खासतौर से, तो एक तरीके से वो इम्बैलेंस जो है, ट्रेड इम्बैलेंस है, वो एक तरीके से कम होगा। द्विपक्षीय व्यापार $130 अरब है और अमेरिका का घाटा लगभग $45 अरब के आसपास है। ये अमेरिका लगातार अपनी ओर से चिंता जाहिर करता रहा है। निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन का फोकस होगा इस समझौते पर कि आखिर इस दिशा में जो मूल आधार हो उसके निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक तरीके से उस पर फोकस किया जाएगा। अमेरिकी निर्यात के 75% मूल्य औसत शुल्क 5% से कम है, यानी कि ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो तमाम सामान भारत में आता है उसमें जो मूल्य है लगभग 75%, वो 5% से भी कम है। भारत के कई उत्पादों पर लगता है ज्यादा अमेरिकी शुल्क, जो कि 15 से 35% तक है, जिसमें कई कपड़े के सामान भी हैं या जूते हैं या कई प्रकार के अन्य ऐसे जिसपे ज्यादा एक तरीके से मेहनत लगती है। ऐसे तमाम सामानों पर 35% तक टैक्स अमेरिका भी लगाता है भारतीय उत्पादों पर। अमेरिका के ज्यादा टैरिफ वाले तो तमाम ऐसे जो उत्पाद हैं उन पे भी कहीं ना कहीं भारत में ज्यादा टैक्स लगता है। 2024-25 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से तमाम व्यापारिक संबंध हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक छोटे व्यापार समझौते पर चर्चा भी हुई थी, जो पिछला कार्यकाल था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, उस दौरान चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और बाइडेन प्रशासन ने उसको टाल दिया। और क्योंकि एफटीए के पक्ष में राष्ट्रपति बाइडेन नहीं थे, इसलिए वो एक तरीके से बातचीत, नेगोशिएशन चलता रहा, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। भारत के कई अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम किए हैं, अमेरिका ने की है इसकी एक तरीके से तारीफ। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड को लेकर भी एक तरीके से महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से किस तरह से ये तमाम जो तथ्य हैं ये महत्वपूर्ण होंगे, इस विषय पे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और ये इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं और इस पे जुड़ा हुआ विशेष भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक लगातार कई विषयों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में, और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर एहसास अहल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, लगातार मौजूद है। इसके अलावा डॉक्टर प्रलोक गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर IIFT दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से एम्बेसडर अहल आपका स्वागत है और प्रलोक गुप्ता जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता, समझना मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ट्रेड के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तमाम देशों पर अमेरिका एक बहुत बढ़ा हुआ टैक्स लगाता है, उनका टैरिफ बढ़ाता है, लेकिन भारत के साथ वो बातचीत को लेकर सहमति दिखाता है। इस पूरे संदेश को किस तरीके से देखा जाए, डॉक्टर गुप्ता? जी नमस्कार जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अस्थिरता देखने को मिली है, क्योंकि जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं खासकर टैरिफ को लेकर, वो चाइना या फिर कनाडा या मैक्सिको, तो ऐसा लग रहा था कि जो टैरिफ बढ़े हैं वो किसको कैसे अफेक्ट करेंगे, इसको लेकर के कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी US पहुंचने वाले थे, उससे तुरंत पहले भी उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हैं उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे, और इंडिया भारत को भी उन्होंने कहा था कि वहाँ पे टैरिफ काफ़ी ज़्यादा हैं जी। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में हो सकता है उतनी गर्माहट या उतनी प्रोग्रेस ना मिले, लेकिन जो ये जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है और इसमें जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के साइन करने के लिए बात की गई है, वो ये दर्शाता है कि उन सारी अस्थिरताओं को एक किनारे रखते हुए जो दूसरे देशों के लिए टैरिफ एक तरफ है जो ट्रंप साहब ने अनाउंस किए हैं, लेकिन भारत के साथ उन्होंने एक विशेष रिश्ता रखने की कोशिश की है और उसी के लिए जोर इस पर है कि 2025 के अंत तक एक जो मिनी ट्रेड डील है जी, बायलैटरल, जिसको उन्होंने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA कहा है, वो साइन हो जाए, जिससे जो दोनों देशों के व्यापार है उसको एक
प्रगाढ़ता मिले और बिल्कुल 2030 तक उसको $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी तय किया गया। मिस्टर तायल, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ऑयल और गैस के लिहाज से अमेरिका का जो ऑयल और गैस है वो सबसे ज्यादा पहुंचेगा भारत में, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत और संदेश। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है जी। राष्ट्रपति ट्रम्प फ्री ट्रेड के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और टैरिफ को वो रेसिप्रोसिटी के माध्यम से देखते हैं। पर जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि भारत को टारगेट उन्होंने नहीं किया है, जैसे मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और जो बड़े उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, पर भारत पे नहीं लगाया। और ये तो एक रेगुलर जैसे ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें बातचीत होती है, समय लगता है और दोनों देशों अपना मिलजुल कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी जो प्रोसीजर है जी, वही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत के प्रति उसको अख्तियार किया है। और जैसा विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने कहा कि जो नया एग्रीमेंट होगा वो 2-3 ट्रांच में होगा। एक ट्रांच जो जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं जिनको, वो पहले हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी नॉर्मल प्रक्रिया है और ये बहुत ही एक अच्छा संदेश जाता है कि जहाँ तक भारत अमेरिका के संबंध हैं, चाहे वो ट्रेड के हों, वो भी एक नॉर्मल प्रक्रिया से गुजर रहे, कोई उसमें धमकी या कोई इस तरह का एग्रेशन वो भाव नहीं है। ये एक बात हो गई जी। दूसरा जो $500 बिलियन का लक्ष्य है ट्रेड का, देखिए हमारा जो टोटल गैस, ऑयल, LNG, LPG का सब मिला के करीब $200 बिलियन पर ईयर हम ले रहे हैं। हमारा इस समय $45 बिलियन का डेफिसिट है अमेरिका के साथ। पहले अमेरिका में LPG, LNG को भारत की तरफ निर्यात पे कुछ प्रतिबंध थे, वो अब हटा दिए गए हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही हमारी मिनिस्ट्री ने, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस बहुत ही बढ़िया तेजी से काम करती है। हमने रशिया से जैसे ही $60 वाला को लगा, हमारी कंपनियों ने फौरन रशिया से खरीदना शुरू कर दिया क्रूड ऑयल। तो वो बड़े पॉलिटिकली बड़े सेवी हैं और अमेरिका से खरीदना शुरू कर देंगे, तो जो ये डेफिसिट है ये बहुत जल्दी कम बिल्कुल हो वो जाएगा। कम होता भी नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता, एक संक्षेप में, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से अमेरिका भारत का एक और बड़ा साझेदार बनेगा, संक्षेप में आपका जवाब। जी हाँ, इसको 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है इस यात्रा के दौरान। पहला, अमेरिका ने समर्थन किया है भारत का जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसके मेंबर बनने का जी। तो इसके मेंबर बनने से भारत का जो प्रतिनिधित्व है, भारत का जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो पेट्रोलियम है उनको लेकर के भी समझौता हुआ है। अब पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है पेट्रोलियम को लेकर, तो अगर ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइसेस थोड़े से ही बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ उसका फर्क पड़ने लगता है। ट्रांसपोर्ट है पूरा पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है, प्राइस बढ़ते हैं, उससे हमारे जो महंगाई है वही बढ़ने लगती है। तो अगर पेट्रोलियम को लेकर समझौता हुआ कि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं बिल्कुल, और ये अब हमारी जो पेट्रोल की जो इंपोर्ट की बास्केट होगी सर, वो भी बड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, उसका भी फायदा मिलेगा। माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी का ISI कनेक्शन, क्यों इस मुद्दे पर छिड़ा है विवाद, इस खबर पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
the heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बीजेपी ने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने सांसद के तौर पर गौरव गोगोई के 2015 में पाकिस्तान जाने और दौरे की जानकारी और पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारियों से बातचीत का ब्यौरा सरकार को न देने पर भी सवाल उठाया है। गौरव गोगोई ने सांसद के रूप में सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील सवाल भी पाकिस्तान से दौरे से लौटने के बाद लोकसभा में पूछे थे। कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को लेकर सवाल पूछ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से संबंधों को लेकर सोशल मीडिया साइट X पर पहले सवाल उठाए। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मामले पर सफाई मांगी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको क्या यूटिलाइज किया गया? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि उनकी पत्नी ISI एजेंट के साथ काम कर रही हैं? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि सेनेटर टॉम उबल जो हैं वो पाकिस्तान को फंडिंग बढ़ाने में, पाकिस्तान को हेल्प करने में, अमेरिकन सेनेटर खुले तौर पे उनके साथ ये काम करती थी और उनके जॉर्ज सोरोस से नजदीकी संबंध है? तो क्या ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी और जानते बूझते ये काम किया गया था? बीजेपी का आरोप है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के ISI से संबंध रहे हैं। अब बीजेपी गौरव गोगोई के सांसद के तौर पर 2014 के बाद पाकिस्तान के दौरे पर उनकी जानकारी न दिए जाने को लेकर भी सवाल पूछ रही है। सवाल पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलने के बाद लोकसभा में उठाना और इसके जवाब लेना, ये क्या इंगित करता है? ये जानकारी ये किसको दे रहे हैं? बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने के बाद क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं। इनकी शादी होती है 2013 में, क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में ISI के साथ काम कर चुकी हैं? लोकसभा में सदन में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में कई सनसनीखेज जानकारियों के सामने आने के बाद जाहिर है कि बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से खुलासे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसलों पर उपजे सवालों का जवाब मांग रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि मुंबई में किस बैंक को लेकर पाबंदियां लगी और क्यों ग्राहक परेशान है। इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly.
Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी अब गिरावट देखी गई है। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों की कीमत में गिरावट से थोक मुद्रास्फीति मासिक आधार पर जनवरी में घटकर 2.31% पर आ गई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 2.37% थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई जनवरी में घटकर 5.88% रह गई है, जबकि दिसंबर 2024 में ये 8.47% पर थी। सब्जियों की महंगाई उल्लेखनीय रूप से घटकर 8.35% पर रह गई है, जबकि दिसंबर 2024 में ये 28.65% थी। इससे पहले बुधवार को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.31 पर आ गई है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महाकुंभ में नए कीर्तिमान। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पवित्र डुबकी लगा ली है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। इसके अलावा महाकुंभ में आज कुछ और विश्व कीर्तिमान भी स्थापित करने का प्रयास हुआ है, जो कि सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से किया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए आप इसको। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही पवित्र संगम में गंगा स्वच्छता का संदेश लेकर के जाएं, इसको लेकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बृहद स्वच्छता कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। कुंभ मेला क्षेत्र में इस ऐतिहासिक पहल में 300 सफाई कर्मियों की टीम 3 अलग अलग घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। महाकुंभ के रामघाट, भारद्वाज घाट और गंगेश्वर घाट पर यह अभियान एक साथ चलाया गया। अभियान से पहले स्वच्छता में लगे सभी स्वच्छता कर्मियों को QR कोड के जरिए स्कैन किया गया। गंगा स्वच्छता के अभियान से जुड़ी महाकुंभ प्रयागराज मेला प्राधिकरण की OSD आकांक्षा राणा ने कहा कि इसका उद्देश्य हमें अपनी नदियों और जल निकायों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक संदेश देना है। दुनिया में पहली बार कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है और इसमें 3 लोकेशंस में एक्टिविटी हो रही है और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नदियां हैं, आपके जो भी वाटर बॉडीज है, उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उस पर कूड़ा ना फेंकें। महाकुंभ की स्वच्छता की चर्चा हो रही है और इस स्वच्छता के माध्यम से यह संदेश प्रयागराज की इस पावन धरा से आ रहा है। आज एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है जो गिनीज बुक में दर्ज होगा। एकदम स्वच्छ और क्लीन हमारी गंगा है। आप देख पा रहे हो इतने लोग आ रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो हम देश दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि करोड़ों लोगों के बीच में भी हम अपनी गंगा को इतना स्वच्छ रख पा रहे हैं। शुक्रवार को महाकुंभ को 33 दिन पूरे हो गए। दिव्य भव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 50 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के 110 करोड़ हिंदू आबादी में से 50 करोड़ का महाकुंभ में स्नान करना एक ऐतिहासिक पल है। भारत के अंदर 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। वहीं महाकुंभ को बदनाम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाले 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताने वाले 5 इंस्टाग्राम, 1 X और 1 YouTube चैनल पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पटना के वीडियो को महाकुंभ का बताने वाले 7 फेसबुक और 8 X अकाउंट के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सभी से फेक वीडियो और फर्जी खबरों को प्रसारित न करने की अपील की है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा और विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।